हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षण एकेडमी। आज हम लोग फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जो है हम अभी आपको एक दिखाने जा रहे हैं। उस एक्टिविटीज़ से आप लोग पता कीजिए कि आखिर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि कौन सा एक्टिविटी आपको लग रहा है, और उससे आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दो वीडियो दिख रहा होगा, दो स्क्रीन पे आपको दो टाइप के इमेज भी दिख रहे होंगे। उस इमेज से आप लोग को ये देखना है कि आखिर क्या हो रहा है इसमें। एक इमेज से आपको दिख रहा होगा कि एक सोर्सेज है, उस सोर्स से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, और जनरेट करने के दौरान जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन रही है, जो जनरेट हो रही है, उसको हम लोग एज ए लाइट के फॉर्म में यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है और यहां पर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्या फॉर्मेशन होगी यूटिलाइजेशन करने की, किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, लाइट के फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे, साउंड में यूटिलाइज करेंगे, या अदर एक्टिविटीज में यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो ड्राइव्स को रोटेट करने के लिए हो, चाहे हीटिंग फॉर्म में हो, चाहे वो वेल्डिंग फॉर्म में हो। मतलब किस तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, इस सब्जेक्ट में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरह से करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और इस सब्जेक्ट में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लाइफ में हमारे किस तरह से यूज किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने के, कौन कौन से फिनोमेनास हैं यूज करने के लिए, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में SBT सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उसका ओवरव्यू करेंगे, और ओवरव्यू के दौरान हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट जितने भी यूनिट आपको पढ़ने हैं उस यूनिट तक आप लोग के कौन कौन से टॉपिक किस यूनिट में क्या पढ़ना है, कैसे हम लोग जानेंगे कौन कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इल्यूमिनेशंस के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमक। मतलब कि आपको किसी रूम में कितने लाइट की जरूरत है, कितने रेटिंग्स की लाइट की जरूरत है जिसको आप आसानी से किसी चीज को देख सकते हैं। क्या चमक अब इतनी ज्यादा लाइट तो नहीं है जो आपके आंखों को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी का जो आंख होता है, ह्यूमन आईज होती है, उसका भी एक स्पेसिफिक रेटिंग है कि उसी रेटिंग्स तक हमारा आंख जो है उस लाइट को बर्दाश्त कर सकता है। तो इल्यूमिनेशन का मतलब यही होता है कि किस रेटिंग्स में हमारा लाइट जो है हमारा फ्लो कर रहा है उस रूम में। इस रूम में, इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि एक लाइट है जो हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द बॉडी में, एक स्ट्रेट फिर बाय एंगल हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो किस पोजीशन में हमारा इल्यूमिनेशन क्या होगा, किस रेटिंग्स में हमारा कौन कौन से इल्यूमिनेशन रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन टर्म्स यूज इन द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से रिलेटेड हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के डेफिनेशंस को जानेंगे कि क्या टॉपिक में क्या जो होता है, इल्यूमिनेशन से आखिर मतलब क्या है, उससे रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को भी समझेंगे कि इल्यूमिनेशन में आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट आखिर होता है क्या है। फिर हम लोग ल्यूमिनियस फ्लक्स के बारे में जानेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा होता क्या है। ल्यूमिनस फ्लक्स जो है, सिंपली ये समझिए
कि ल्यूमिनस फ्लक्स के कारण से ही हमारा जो इल्यूमिनेशन सिस्टम पूरी तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारा जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो बताती है कि किस रेटिंग्स का हमारा जो लाइट है, कितने लाइट की हमें ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ, अगर किसी एक पर्टिकुलर रूम की हम लोग बात करें तो एक स्पेस में हमारा कितना लाइट की ज़रूरत है, इसके बारे में हम लोग इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कैंडल पावर के बारे में, कैंडल पावर हमारा क्या होता है, फिर इल्यूमिनेशन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, लक्स क्या होता है, और मीटर कैंडल्स के बारे में जानेंगे इन दिस टॉपिक्स में, ठीक है। तो एक एक टॉपिक्स को हम लोग आसानी बारीकी से चेक करेंगे और बताएंगे कि इस टॉपिक्स के कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है लाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस में, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल्स पावर, दैट इज द एमएचसीपी के बारे में कि मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर आखिर होता क्या है। फिर मीन स्पेरिकल कैंडल पावर के बारे में जानेंगे, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएचसीपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएससीपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएचएससीपी, ये तीनों क्या चीज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एमएसएचसीपी क्या मतलब हुआ, मीन हेमी स्पेरिकल कैंडल पावर्स के बारे में। तो तीनों क्या एक ही चीज है या तीनों अलग अलग चीज है, इसके बाद तीनों अलग अलग चीजें, तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर होता क्या है स्पेरिकल सिस्टम्स में, हमारा मीन का क्या मतलब होता है, मीन हॉरिजॉन्टल स्पेरिकल कैंडल्स पावर का आखिर मतलब क्या है ये, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे रिडक्शन फैक्टर्स के बारे में कि रिडक्शन फैक्टर आखिर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन फैक्टर। फिर हम लोग जानेंगे लैंप इफिशिएंसी के बारे में कि लैंप की इफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट इज द लैंप इफिशिएंसी। इफिशिएंसी तो आप लोग समझ रहे हैं, पर लैंप इफिशिएंसी क्या हुआ, तो लैंप से क्या मतलब हुआ, लैंप का मतलब तो सिंपली हुआ कि आप लोग समझ रहे होंगे लाइट से रिलेटेड जो इफिशिएंसी होगी वो क्या होता है, तो वही हम लोग बताएं कि लैंप इफिशिएंसी आखिर क्या होता है। फिर उसके स्पेसिफिक कंजम्पशंस के बारे में जाने हैं कि स्पेसिफिक कंजम्पशन हमारा कैसे होता है, किस रेटिंग का स्पेसिफिक कंजम्पशन हमारा करते हैं। फिर स्पेस हाइट रेशियो के बारे में जानेंगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा क्या होता है। फिर मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में जानेंगे, डिप्रिसिएशन फैक्टर के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग वेस्ट लाइट फैक्टर के बारे में जानेंगे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन फैक्टर भी जानेंगे और सॉलिड एंगल्स के बारे में जानेंगे। ये जो हमारा टॉपिक्स है, इस टॉपिक में टोटली हम लोग डिपेंड करेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टर्म्स का, कि आपका किसी भी लाइट इल्यूमिनेशन सिस्टम से रिलेटेड जो हमारा लाइट का इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण से जो हमारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, चाहे जो इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो सिस्टम हो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर का, चाहे वो सिस्टम हो आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर का, चाहे वो सिस्टम हो आपका डिस्क्रिप्शन फैक्टर का। तो इस फैक्टर्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है लाइट का, लाइट के इफेक्ट के कारण से इसके टर्म्स में क्या चेंजिंग आती है, उसके कारण से हम भी जो ह्यूमन बॉडी है उसको देखने में जो हमारा लाइट का इफेक्ट होता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने रेटिंग्स का हमारा फैक्टर होना चाहिए, ये सभी बात को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर बात करेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशंस के बारे में कि इल्यूमिनेशन का लॉ क्या होता है। लॉ मतलब नियम, नियम क्या होता है, कौन कौन से नियम है इल्यूमिनेशंस के, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लैम्बर्ट कोसाइन लॉस के बारे में। तो लॉ जो हम लोग सिंपली ये समझे कि आपका जो लाइट है, वो लाइट जो है अगर किसी पर्टिकुलर व्यू से, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमारा आ रहा है, जैसे सन की बात करते हैं, सन से हमारा लाइट आ रहा है तो वो पूरे अर्थ को, जो हमारा अर्थ है उसको पूरी तरह से लाइटेड कर देता है, ठीक है। तो वो जो लॉ है वो कैसे, एक तो सन है, सन तो हमें बहुत काफी दूर है, तो वहां से लाइट आ रही है और पूरे पृथ्वी को क्या करती है, चमक कर देती है, मतलब कि लाइटेड कर देती है। सेम उसी तरह एक बल्ब है, किसी पर्टिकुलर रूम में एक बल्ब है, उस बल्ब से हमारा जो लाइट जल रहा है वो पूरे रूम को क्या करता है, लाइटेड कर देता है। तो लैम्बर्ट कोसाइन्स लॉ हमारा क्या होता है, इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमारा काम करता है, और उससे रिलेटेड हम लोग उसके बारे में जानेंगे आखिर इल्यूमिनेशन प्रोसेस में हमारा लैम्बर्ट कोसाइन्स लॉ का क्या मतलब है, क्यों हमारा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ हमारा उसमें फुलफिल करता है, क्या होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग यूनिट 1 में इल्यूमिनेशंस के बारे में जानेंगे कि इल्यूमिनेशंस में कि सोर्सेस क्या हैं उसके, मतलब कि जो हमारा लाइट होने का जो सोर्स है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को दो फिगर्स दिख रहे होंगे, इस फिगर में आप लोग को एक बल्ब आप लोग को सिंपली दिख रहा होगा और एक में एक ट्यूब टाइप का दिख रहा होगा, मरकरी टाइप का, ठीक है। तो एक जो हमारा मरकरी है और एक है हमारा सिंपल बल्ब, तो ये भी एक लाइट का एक सोर्स है।
तो उस सोर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा लाइट का सोर्स होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट हमारे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे, वर्किंग ऑफ देखेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन क्या होता है लैम्प्स का। सबसे पहले हम लोग इनकैंसिडेंट लैम्प के बारे में जानेंगे। इनकैंसिडेंट लैम्प हमारा क्या होता है, इनकैंडिसेंट लैम्प जो हमारा होता है, सिंपली ये समझिए एक फिलामेंट लैम्प टाइप का होता है। जो भी फिलामेंट लैम्प टाइप का होता है उसको इनकैंसिडेंट लैम्प कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपली इस जो आपको फिगर देख रही हो डेट इज द इनकैंसिडेंट लैम्प। उसके बाद हम लोग जानेंगे हेलोजन लैम्प्स के बारे में, कि हेलोजन लैम्प हमारा क्या होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैरिज वगैरह में बहुत तरह के वेपर लाइट्स टाइप का लगता है, जिसको हम लोग हेलोजन बल्ब्स के नाम से भी जानते हैं, कि हेलोजन लाइट जो बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन करता है, लाइटेड करता है। फिर हम लोग बात करेंगे लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप्स के बारे में, जिसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर हम लोग हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप्स के बारे में जानेंगे कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप्स हमारा क्या होता है, क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से ये वर्किंग करता है, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है। फिर हम लोग सोडियम वेपर लैंप्स के बारे में जानेंगे, सोडियम वेपर लैंप्स हमारा कहाँ पर यूज होता है, कैसे ये वर्क करता है। फिर बात करेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, जिसको हम लोग CFL यूज करते हैं। आज के टाइम में जो हमारा LED बल्ब आ गया, जिसको हम लोग LED बल्ब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि LED बल्ब हमारा क्या होता है। उसके पहले जो हमारा बल्ब यूज होता है, जिसको हम लोग CFL के नाम से जानते थे, जिसको CFL जो हम लोग व्हाइट लाइट के रूप में यूज होता है, जो हमारा LED के पहले आया था, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जिसको हम CFL कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर मेटल हैलाइड लैंप्स के बारे में जानेंगे, मेटल हैलाइड लैंप्स हमारा क्या होता है। फिर हम लोग LED लैंप्स के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग नियॉन साइंस के बारे में जानेंगे, नियॉन साइंस हमारा क्या होता है। फिर हम लोग इल्यूमिनेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल्स के बारे में, कि लाइट कंट्रोल हमारा क्या होता है, लाइट कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक पुलिस का सिग्नल्स आ रहा है, पुलिस की लाइट का रेड सिग्नल्स है, तो इस लाइट का कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। सिंपली ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए कि जो हमारा ब्लिंक कर रहा है, जो लाइट है वो क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये लाइट कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे लाइट का कंट्रोल किया जाता है कि लाइट हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, फिर हमारा ऑटोमेटिकली जल जाता है। तो इस सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, लाइट कंट्रोल सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। तो इसके कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ द लाइटिंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे, लाइटिंग स्कीम्स हमारा क्या होता है। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम भी होता है, फिर इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग सेमी डायरेक्ट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। फिर जनरल लाइटिंग के बारे में जानेंगे, जनरल लाइटिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं। मतलब कि सिंपली ये समझिए कि इल्यूमिनेशन सिस्टम में हम लोग टोटली लाइटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, कि लाइटिंग सिस्टम आपका कैसे काम करता है और इसका बेसिक सिस्टम्स आपका कैसे वर्क करता है। फिर इसके बारे में हम लोग डिजाइन्स देखेंगे, डिजाइन और लाइटिंग स्कीम्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइटिंग स्कीम्स का, कि लाइटिंग स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस तरह से हमारा वो वर्क करता है। फिर हम लोग फैक्टर टू बी द कंसिडर्ड वाइल द डिजाइनिंग ऑफ द लाइटिंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे, कि कौन कौन सा फैक्टर जो है लाइटिंग स्कीम्स को हमारा अफेक्ट करता है, किस फैक्टर के रिलेटेड हम लोग लाइटिंग स्कीम्स को काम करते हैं, किस तरह से लाइटिंग स्कीम हमारा काम करता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। मतलब ये बात समझिए कि लाइटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमारे हैं, उस टॉपिक्स को हम लोग बारीकी से कवर करेंगे, और एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किसके कारण से हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो सोर्सेस ऑफ लाइट का इफेक्ट हो या फिर हमारा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम्स का हो, कि लाइटिंग कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं, या जो हमारा लाइटिंग सोर्सेज है उस सोर्स को हम लोग कहाँ पर यूज करें। ऐसा नहीं तो नहीं है कि सभी जगह हम लोग एक ही लाइट यूज कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो किस जगह हम लोग कौन सा लाइट यूज कर रहे हैं, उसका क्या रेटिंग होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री लाइटिंग्स के बारे में। फैक्ट्री लाइटिंग आपका क्या होता है। फैक्ट्री लाइटिंग हम लोग सिंपली समझिए कि जो भी हमारा लाइटिंग यूज किया जाता है, हम लोग सिंपली फैक्ट्री में देखते होंगे बल्क अमाउंट ऑफ हमारा लाइट यूज किया जाता है, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसमें किस रेटिंग्स का हम लोग लाइट यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर इसके जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे, जनरल रिक्वायरमेंट हमारा क्या होता है। टाइप्स ऑफ द इंस्टॉलेशंस के बारे में जानेंगे, हम लोग कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है या पैरेलल कनेक्शन होता है या सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है, इस सभी के बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि हमारा फैक्ट्री इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे करते हैं लाइटिंग सिस्टम्स का। फिर हम लोग जनरल लाइटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, जनरल लाइटिंग सिस्टम और फैक्ट्री लाइटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग लोकल लाइटिंग, इमरजेंसी लाइटिंग्स के बारे में जानेंगे कि लोकल लाइटिंग आपका क्या होता है, इमरजेंसी लाइटिंग क्या होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है किस तरह से होता है, कैसे ये काम करता है,
किस रेटिंग्स का हम लोग लाइटिंग सिस्टम में हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट, जो लाइट हम लोग यूज करते हैं, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में, जो भी कि कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग इसके तहत यूज करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग ल्यूमेंस के बारे में, लाइटिंग फ्लक्स मेथड और लाइटिंग कैलकुलेशन के बारे में, और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो हमारे ल्यूमेन से और लाइटिंग मेथड से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फ्लड लाइटिंग के बारे में। फ्लड लाइटिंग आखिर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग हम लोग कैसा लाइटिंग को यूज करते हैं, किस रेटिंग का लाइटिंग को यूज करते हैं। तो फ्लड का लाइटिंग जो भी होता है हमारा दूर तक फैलना चाहिए, उस टाइप की लाइटिंग को यूज करते हैं। तो उसकी इल्यूमिनेशन किस टाइप की होती है, किस रेटिंग का हम लोग लाइटिंग यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसके पर्पस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर्स के बारे में, कि प्रोजेक्टर हमारा क्या होता है, इसके लोकेशंस के बारे में, कहाँ पर हम लोग फ्लड लाइटिंग यूज करते हैं, माउंट करते हैं, और प्रोजेक्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे कि आपका जो न्यूमेरिकल जो भी पूछा जाता है लाइटिंग से रिलेटेड, चाहे वो फ्लड लाइटिंग हो, चाहे हमारा प्रोजेक्टर से रिलेटेड हो, उस सभी न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व कर देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड द वेल्डिंग्स के बारे में। यहां पर आप लोग एक वीडियोस को दिख रहा होगा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक हीट करके एक इक्विपमेंट को काफी हद तक बहुत ज्यादा गर्म कर दिया गया है। ठीक है। तो गर्म करने के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लाइट है, जो हमारा आर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रेशर से, इलेक्ट्रिक टर्म से हम लोग को किसी टर्म को काफ़ी गर्म कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब होता है कि सप्लाई के थ्रू, जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसके थ्रू किसी चीज़ को काफ़ी हद तक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना। तो यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा उसका एडवांटेज क्या होता है। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे मेथड ऑफ द ट्रांसफर हीट के बारे में, जिसको हम लोग कंडक्शन, कन्वक्शन और रेडिएशंस के बारे में जानते हैं। सिंपली एक लाइन में हम लोग बता सकते हैं, इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे कि कंडक्शन में क्या होता है कि जो सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर होता है हीट का, उसको हम लोग कंडक्शन के नाम से जानते हैं। कन्वेक्शन का मतलब होता है सिंपली फ्लूइड में जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो गैसेस में जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में भी हम लोग समझेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हमारा आखिर होता क्या है, मेथड क्या है हीट का ट्रांसफर होने का, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड हमारा क्या होता है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग्स को हम लोग करते हैं, उसका मेथड क्या होता है इलेक्ट्रिक हीट करने का, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग्स के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस हीटिंग हमारा क्या होता है, उससे कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसका ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग्स के बारे में। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग्स का मतलब, रेजिस्टेंस हीटिंग्स का मतलब ये समझ रहे होंगे कि V इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस हमारा किससे रिलेटेड है, वोल्टेज और करंट से। ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस हीटिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है, और साल्ट बाथ फर्नेस हमारा क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर बात करेंगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग्स के बारे में, जिसमें रेजिस्टेंस ओवन्स के बारे में देखेंगे। रेजिस्टेंस ओवन हमारा किस टाइप का होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द हीटिंग्स के बारे में देखेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ हीलिंग ऑफ द एलिमेंट मटेरियल्स का देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ द हीटिंग ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड हमारा जो फिलामेंट मटेरियल्स होता है वो किस टाइप का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कॉजेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग्स का जो होता है उसमें कॉजेज किस कारण से होते हैं, क्या होता है रीज़न जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट्स का फेलियर होने का कॉजेज होता है, आखिर किस कारण से हमारा इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है वो फेलियर हो जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग करंट रेटिंग अगर किसी कारणवश हमारा ओवर रेटिंग से हमारा करंट फ्लो करने लगता है तो उसके कारण से भी हमारा जो मटेरियल्स है वो ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर सिंपली कॉजेज क्या है इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का, जो हीटिंग एलिमेंट है उसके फेलियर होने का, इसके बारे में जानेंगे। फिर मेथड ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में जानेंगे, हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं किसी भी सिस्टम्स का। ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द रेजिस्टेंस हीटिंग्स के बारे में कि एप्लीकेशन क्या होता है रेजिस्टेंस हीटिंग्स का। ठीक है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और इस वीडियो को हम लोग समझिए कि क्या है ये। ठीक है।
तो इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि एक फर्नेस है, ठीक है। उस फर्नेस में हमारा क्या है कि कुछ मटेरियल्स को डाला गया है, ठीक है। और उस मटेरियल्स में जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमारा जो मटेरियल्स है वो क्या करता है, पिघलने लगता है। मतलब क्या है कि हम लोग उस फर्नेस का क्या नाम होगा, उस फर्नेस का नाम है आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग का मतलब होता है कि आर्क के थ्रू हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके दौरान जो भी मटेरियल्स है अगर वो वेस्टेज है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके इंक्रीज करके उसको क्या करते हैं, गला देते हैं। तो आर्क हीटिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे और उसके ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे कैसे वो ऑपरेट करता है। फिर डायरेक्ट आर्क फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट आर्क फर्नेस आपका क्या होता है। फिर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के बारे में जानेंगे, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस हमारा क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द आर्क हीटिंग्स के बारे में कि एप्लीकेशन ऑफ आर्क हीटिंग हमारा क्या होता है, कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, आर्क हीटिंग आखिर कैसे काम करता है, क्या रेटिंग होती है आर्क फर्नेस की, किस टेम्परेचर पे ये आर्क फर्नेस काम करता है, और कितने रेटिंग्स का सप्लाई इसको मिलना चाहिए तब ये आर्क फिटिंग काम करेगा। ये सभी आपके कंफ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। क्या होता है इसमें, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होता है इसका, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे इंडक्शन हीटिंग्स के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन हीटिंग। आप लोग इंडक्शन सिस्टम्स के बारे में समझे होंगे, इंडक्शन हीटर के बारे में जानते होंगे। इंडक्शन हीटर आखिर क्या होता है, इंडक्शन हीटर में कैसे वो काम करता है, खाना कैसे पक जाता है, इंडक्शन सिस्टम आखिर होता है क्या है, इंडक्शन हीटिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और उसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन का कैसा होता है और उसका ऑपरेशन कैसा होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में कि कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, जिसको हम लोग एजेक्स वेट फर्नेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेक्स वेट फर्नेस और इसका नाम कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस से रिलेटेड कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कोरलेस इंडक्शन फर्नेस के बारे में, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस आपका क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्शन हीटिंग्स के बारे में, सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसका, और मेल्टिंग फर्नेस का कि आपका मेल्टिंग फर्नेस से रिलेटेड जो भी आपका होता है न्यूमेरिकल्स, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, इंडक्शन हीटिंग का एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है। फिर हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग्स के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग आपका क्या होता है। फिर बात करेंगे इससे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग्स का कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग आखिर क्या होता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब ही आप लोग लगा कि डायरेक्ट हम लोग उसको हीट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, कैसे हीटिंग प्रोसेस काम करता है, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल इसका क्या होता है, किस तरह से डायरेक्ट हीटिंग आपका काम करता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ द डायलेक्ट्रिक हीटिंग्स के बारे में कि उसकी एडवांटेज क्या होती है, कि क्यों हम लोग डायलेक्ट्रिक हीटिंग्स का यूज करते हैं, क्या ज़रूरी है इसको यूज करना, क्यों हम लोग को इसमें काफ़ी सहूलियत होती है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है आखिर डायलेक्ट्रिक हीटिंग्स और इसकी एडवांटेज आखिर क्या होती है। फिर बात करेंगे लिमिटेशंस का कि डायरेक्ट हीटिंग्स का लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, किस फिनोमिनन तक इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। एंड लास्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्ट हीटिंग्स के बारे में, इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट हीटिंग्स का न्यूमेरिकल्स किस तरह से होता है और इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी देखेंगे किस टाइप का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग्स में भी पढ़ेंगे वेल्डिंग्स के बारे में कि वेल्डिंग आपका क्या होता है। तो वेल्डिंग सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैसे किसी दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ देता है। तो जो भी वेल्डिंग के टर्म में क्या किया जाता है, दो मेटल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रिक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उसका मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग कैसे मटेरियल्स हमारा जुड़ जाता है आपस में, क्या इसमें फिनोमेना होता है, किस रेटिंग्स का हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा क्या होता है। फिर हम लोग एडवांटेज इसके बारे में जानेंगे, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसका ओनली फॉर द लिस्ट के बारे में समझेंगे उसका कौन कौन सा हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स के बारे में जानेंगे, स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो मशीन होती है वेल्डिंग करने का, उसके बारे में जानेंगे, स्पॉट वेल्डिंग मशीन आखिर क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में, उसके रिलेटेड हम लोग फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क आखिर होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, किस रेटिंग का आर्क प्रोड्यूस होता है जिससे कारण से हमारा मटेरियल जो है आपस में वेल्डिंग के रूप में इसको काम किया जाता है, क्या फेनोमेना है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ द आर्क लेंथ के बारे में जानेंगे कि अगर आर्क लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग आर्क ब्लो के बारे में कि आर्क ब्लो क्या होता है, आर्क कम हो जाएगा तो उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम लोग पोलरिटी इन द डीसी वेल्डिंग्स के बारे में कि डीसी वेल्डिंग आखिर क्या होता है, कि डीसी वेल्डिंग के पोलरिटी के बारे में चेक करेंगे। पोलरिटी का मतलब होता है कि उसके कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होगा जिसके कारण से हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड्स फॉर द मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में कि कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस में, और मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्क वेल्डिंग डीसी मशीन्स का, कि आर्क वेल्डिंग में हम जो वी आई वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो मशीन होता है डीसी वेल्डिंग, उसमें जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वोल्टेज और करंट का, उसका रिलेशन क्या होता है और उसमें जो भी बातें हैं उसके बारे में हम लोग उसको समझेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग आर्क वेल्डिंग मशीन्स के बारे में कि आर्क वेल्डिंग मशीन आखिर होता क्या है, और आर्क वेल्डिंग मशीन से हमारा जो मटेरियल है, जो भी मेटल है, कैसे आपस में जुड़ जाता है। तो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, आर्क वेल्डिंग मशीन्स के तहत हम लोग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि आर्क वेल्डिंग मशीन आखिर होता क्या है। फिर हम लोग डीसी वेल्डिंग मशीन्स के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग एमजी शेप्ड के नाम से जान रहे हैं। फिर एसी रेक्टिफाइड वेल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। फिर एसी वेल्डिंग मशीन्स के बारे में जानेंगे और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आखिर होता है क्या है। तो ये हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे फॉर दिस यूनिट में, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एलिवेटर्स के बारे में कि एलिवेटर आखिर होता क्या है। तो एलिवेटर जनरली हम लोग सिंपली लिफ्ट की बात कर सकते हैं या फिर एक्सेलेटर की बात करते हैं, कि हम लोग सिंपली इस इमेज में देखिए, इस इमेज में क्या है कि लिफ्ट की बात हम लोग कर रहे हैं कि पर्सन ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग एक्सेलेटर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग ह्यूमन बॉडी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का यूज करके हम लोग किसी भी सिस्टम्स को, चाहे किसी भी ह्यूमन को जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरे जगह प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं, उसको हम लोग सिंपली एलिवेटर या लिफ्ट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक एलिवेटर कितने तरह के होते हैं, एलिवेटर क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और साइज के बारे में जानेंगे, किस टाइप का एलिवेटर यूज किया जाता है, शेप में, साइज और शेप में और ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए भी है, यहाँ डबल पर्सन के लिए भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 पर्सन, मतलब कि ये जो साइज है जो आपका एलिवेटर्स का वो क्या है, 2 ही पर्सन के लिए है। तो उससे रिलेटेड हम लोग कि साइज और शेप के बारे में जानेंगे कि एलिवेटर का साइज और शेप आखिर होता क्या है। फिर हम लोग स्पीड ऑफ द एलिवेटर्स के बारे में जानेंगे, स्पीड, एलिवेटर का स्पीड क्या होता है, कितने स्पीड से ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि स्पीड आखिर एलिवेटर का क्या होता है। फिर बांटेंगे लोकेशन ऑफ द एलिवेटर मशीन्स के बारे में कि एलिवेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा मशीन यूज करते हैं, कौन सा मोटर यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। लोकेशंस क्या होता है, कहाँ पर ये यू लगा होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ द एलिवेटर मशीन्स के बारे में जानेंगे और एलिवेटर मोटर्स के बारे में समझेंगे कि एलिवेटर मोटर आखिर होता क्या है, और टाइप्स ऑफ द एलिवेटर मशीन्स के बारे में एलिवेटर मशीन हमारे किस टाइप के होते हैं। फिर हम लोग पावर ट्रांसमिशन गियर ब्रेकिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि जो गियर ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है एलिवेटर प्रोसेस में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर सेफ्टी इन द एलिवेटर्स में किस टाइप का सेफ्टी प्रिकॉशन सिस्टम हम यूज करते हैं, कौन सा सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे बॉम्बे लिफ्ट एक्ट का कि बॉम्बे लिफ्ट एक्ट आखिर होता है क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे कि लिफ्ट एक्ट मतलब क्योंकि उसका नियम होता है लिफ्ट का कि किस रेटिंग्स का हमारा लिफ्ट लगा होना चाहिए, क्या साइज होता है, क्या शेप होना चाहिए, कहाँ पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, उसका कुछ एक्ट है, कुछ नियम है, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर यूनिट नंबर 4 में जानेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो होता है
वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिंपली ये समझिए कि वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, कहाँ पर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का जो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ को जो ह्यूमन पर्पस होते हैं उसको मदद करता है काफ़ी हद तक। जैसे कि हम लोग कोई मशीन है उसको रोटेट कराकर एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचा दिए, ठीक है। और भी कुछ ऐसे ड्राइव्स होते हैं जिसको हम लोग काफ़ी अपने हेल्प करने सिस्टम्स का यूज करने के लिए मदद करते हैं। तो हमारे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव आखिर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे व्हाट इज ड्राइव्स, ड्राइव आखिर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइव, इसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग ड्राइव्स, मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव आखिर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब हो जाए इलेक्ट्रिक सिस्टम से काम करता है, मैकेनिकल ड्राइव का मतलब हो जाए मैकेनिकल सिस्टम से काम करता है। तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिंपली हम लोग मोटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल ड्राइव जो भी हमारा मैकेनिकल सिस्टम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जो हमारा यूज किया जाता है सो पंपिंग सिस्टम्स को हम लोग इसको मैकेनिकल ड्राइव्स के नाम से जान सकते हैं। तो मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव दोनों क्या टाइप्स होता है, किस टाइप का रेटिंग हम लोग यूज करते हैं किसी भी जनरल पर्पस के लिए, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम हमारा क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे फैक्टर गवर्निंग सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, किस बात को ध्यान में रख के हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को सिलेक्ट करते हैं, किस रेटिंग्स का हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, क्या पर्पस है आपका, किस कारण से हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज कर रहे हैं, आखिर उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर्स को सिलेक्ट करने का क्या है रीज़न, क्यों किस फैक्टर को ध्यान में रख के हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर जिस पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग किस रेटिंग्स का ड्राइव्स को सिलेक्ट करें जिससे आसानी से काम हमारा हो जाए, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, या फिर वो 3 फेज सप्लाई हो या फिर सिंगल फेज एसी या डीसी सप्लाई हो, उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा ड्राइव सिस्टम्स में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को यूज कर रहे हैं। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइव्स में ग्रुप ड्राइव का, इंडिविजुअल ड्राइव का। ग्रुप ड्राइव का मतलब क्या होता है कि एक ही ड्राइव सिस्टम से बहुत से जो इक्विपमेंट हैं कनेक्टेड होते हैं और वो उसका काम किया जाता है। और इंडिविजुअल ड्राइव का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ड्राइव सिस्टम से हम लोग एक ही जो कनेक्टिंग जो सिस्टम है उसको यूज किए हुए हैं। जैसे आप लोग सिंपली देख रहे होंगे कि आप लोग फ्लूइड में मिल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर एक मोटर होता है, उससे अलग अलग बहुत से चक्की कनेक्टेड होते हैं, जो हमारा सेट होता है वो कनेक्टेड होता है, तो वो ग्रुप सिस्टम कहलाता है। और इंडिविजुअल सिस्टम का मतलब होता है किसी एक ही पर्टिकुलर मोटर से एक ही ड्राइव हमारा कनेक्टेड हो, एक ही लोड कनेक्टेड हो, तो वो कहलाता है आपका इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम। तो इंडिविजुअल ड्राइव सिस्टम और ग्रुप ड्राइव सिस्टम्स क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ द लोड्स के बारे में कि लोड आपका क्या होता है, किस टाइप का नेचर है उसका। फिर नेचर ऑफ द मैकेनिकल ड्राइव लोड्स के बारे में जानेंगे कि मैकेनिकल लोड का नेचर क्या होता है। फिर मैचिंग ऑफ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर क्या होता है आपका, एंड व्हाट इज द लोड एंड द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द लोड के बारे में जानेंगे कि स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द लोड आपका क्या होता है, किस रेटिंग्स का हम लोग लोड के अकॉर्डिंग हम लोग मोटर यूज करते हैं। सिंपली ये समझिए कि हम लोग टोटल लोड्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि लोड आखिर क्या होता है, लोड किस टाइप का होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, किस रेटिंग्स का लोड के अकॉर्डिंग हम लोग किस टाइप का मोटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे कि आपका मैकेनिकल प्रिंसिपल क्या है, किस रेटिंग्स का हम लोग उसमें मोटर यूज करें कि जो ड्राइव सिस्टम को ईजिली ढंग से हमारा रोटेट करा सके, वर्क करा सके, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में ही आपका सिंपली ड्राइव सिस्टम में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ मोटर सिस्टम्स का हमारा यूज किया रहा है जिसमें हमारा व्हील सिस्टम कनेक्टेड है। मतलब हम लोग ये समझेंगे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, ओनली डीसी सीरीज के बारे में और 3 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे टू द बेल्ट। हमारा बेल्ट सिस्टम्स का यूज करके हम लोग कौन सा मोटर में किस टाइप का लोड सिस्टम कैलकुलेट करेंगे, क्या है सिस्टम, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 फेज टिपिकल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और इनवर्स कांस्टेंट स्पीड
एंड ड्रॉपिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर जो इंडक्शन मोटर जो हम लोग इलेक्ट्रिक सिस्टम का यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो मोटर का जो भी टाइप का हम लोग सिंगल फेज मोटर या डीसी सीरीज मोटर जो भी यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होगा उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर स्पीड इनवर्स कांस्टेंट स्पीड ड्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि आपका ड्रॉपिंग सिस्टम आपका क्या होता है, स्पीड टॉर्क एक्सिस से क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्टार्टिंग एक्सिस और स्टार्टिंग टॉर्क मोले के बारे में, जिसमें हम लोग सिंपली स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर्स के बारे में समझेंगे, उसके स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क आपकी क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर मोटर्स का। फिर हम लोग स्पीड कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे कि किसी भी मोटर का हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सुटेबिलिटी टू द इकोनॉमिक एंड द एफिशिएंट स्पीड कंट्रोल मेथड्स के बारे में, एंड उससे रिलेटेड हम लोग कुछ नॉर्मल स्पीड, बिलो स्पीड एंड एबव स्पीड का यूज करके हम लोग उसके यूज कर देखेंगे कैसे हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करेंगे ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के बारे में जानेंगे, फिर प्लगिंग के बारे में जानेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में जानेंगे, एंड सिंपली लास्ट पढ़ेंगे हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कि आखिर ब्रेकिंग होता क्या है, ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग प्लगिंग के बारे में जानेंगे, प्लगिंग आखिर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लगिंग, एंड रियोस्टेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे फॉर द इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में और डीसी सीरीज मोटर में, कि डीसी सीरीज मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आखिर ये प्रिंसिपल का क्या काम होता है, क्या होता है ब्रेकिंग, क्यों करते हैं ब्रेकिंग, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। एंड हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल फीचर्स का, मैकेनिकल फीचर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ द इंक्लूजन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स का, कि इंडियन स्टैंडर्ड रूल आपका क्या कहता है, एंड टाइप्स ऑफ द बियरिंग के बारे में, बियरिंग क्यों लगाते हैं। तो बियरिंग आप लोग सिंपली देखते होंगे कि किसी भी इस मैकेनिकल जो हमारा मूविंग सिस्टम होता है वहाँ पर उसको फ्रिक्शन लेस करने के लिए हम लोग बियरिंग का यूज करते हैं। तो बियरिंग क्यों लगाया जाता है, किस टाइप का बियरिंग कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। एंड उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन में ड्राइव्स के बारे में, कि ट्रांसमिशन सिस्टम में ड्राइव्स में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, एंड नॉइस लेवल्स के बारे में जानेंगे कि नॉइस लेवल किस टाइप का हो सकता है फॉर द किसी भी ड्राइव सिस्टम्स के लिए, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 में ही हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ द मोटर्स के बारे में, कि मोटर का साइज आखिर होता है क्या, किस टाइप का मोटर हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, मतलब कि जिस रेटिंग का आपको यूज करना हो उस रेटिंग में आपका मोटर का साइज क्या होगा, उससे रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग लोड कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि लोड कंडीशन आपका किस टाइप का है, और लोड के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का मोटर हम लोग को वहाँ पर यूज करना है, उसकी साइज कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम लोग कंटिन्यूस लोड के बारे में जानेंगे, शॉर्ट टाइम लोड के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूस लोड का मतलब होता है कि उस पर लोड हमेशा के लिए कितना है, और शॉर्ट टाइम लोड का मतलब होता है अचानक से लोड अगर बढ़ जाए तो उस पर मोटर पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग शॉर्ट टर्म लोड के बारे में जानेंगे, पीक पीरियड में लोड अगर बढ़ जाता है तो मोटर पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस साइज का मोटर यूज करें जो परफेक्ट हो अगर शॉर्ट टाइम भी लोड हमारा इंक्रीज कर जाए तो। फिर इंटरमीडिएट लोड के बारे में जानेंगे, फिर कंटिन्यूस ऑपरेशन विद द शॉर्ट टाइम लोड एंड द कंटिन्यूस ऑपरेशन विद द इंटरमीडिएट लोड के बारे में जानेंगे। तो इंटरमीडिएट लोड्स के बारे में समझेंगे, इंटरमीडिएट लोड आखिर होता क्या है, और उससे रिलेटेड हम लोग कंटिन्यूस ऑपरेशन करेंगे उसका विद हमारा शॉर्ट टाइम ऑपरेशंस के लिए और इंटरमीडिएट लोड के लिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस लोड से रिलेटेड। फिर हम लोग ड्यूटी साइकिल जानेंगे कि आखिर साइकिल क्या होता है और उससे रिलेटेड हमारा ड्यूटी साइकिल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ द मोटर एज पर द इंडियन स्टडी स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे, इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका किस टाइप का मोटर यूज करना चाहिए रेटिंग का, कि किस पर्टिकुलर लोड के लिए किस रेटिंग्स का हम लोग मोटर को यूज करते हैं। फिर हम लोग एस्टिमेशन ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द मोटर के बारे में जानेंगे, मोटर का एस्टिमेशन कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग, कि रेट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका एस्टिमेशन करेंगे कि किस रेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा मोटर को यूज करें। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ऑन द एस्टिमेशन साइज ऑफ द कंटिन्यूसली रेटेड मोटर्स के बारे में, कि उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग किस लोड कितने लोड के अकॉर्डिंग किस साइज का मोटर यूज करते हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारा एस्टिमेशन आएगा उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल
मॉडल को सॉल्व करके देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लोड इक्वलाइजेशंस के बारे में कि लोड इक्वलाइजेशन आपका क्या होता है, लोड को इक्वल करना, दैट इज द लोड इक्वलाइजेशन। तो लोड इक्वलाइजेशन आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। फिर इसके कॉस्ट को जानेंगे, कॉस्ट आपका क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट के बारे में जानेंगे, फिर आपका रनिंग कॉस्ट के बारे में जानेंगे, लॉसेस के बारे में जानेंगे, पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे और मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। तो इस रिलेटेड इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको करेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, चाहे हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारा इंडियन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस व्हील में आप लोग देख रहे होंगे कि किस सोर्सेस का यूज करके कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें देख रहा होगा सेव द एनर्जी, एनर्जी को सेव कीजिए, क्योंकि हमारा एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी आ रहा है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी आ रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग जनरेट करते हैं वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से करते हैं, और जो हमारे पास सीमित है अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं रह जाएगी, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं किया जा सकता, उसकी रेटिंग्स काफ़ी कम होती है। तो हमारा जो सिस्टम है उसके रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी को सेव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर में हम लोग यूटिलाइजेशंस के बारे में, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हमारा क्या होता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में सबसे पहले जानेंगे कॉस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कि कॉस्टिंग आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे निकलता है। उससे रिलेटेड हम लोग फिक्स चार्जेस के बारे में जानेंगे, फिक्स चार्ज हमारा क्या होता है, सेमी फिक्स चार्ज के बारे में जानेंगे, सेमी फिक्स चार्ज हमारा क्या होता है, एंड द रनिंग चार्जेस के बारे में जानेंगे, रनिंग चार्ज हमारा क्या होता है। ठीक, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल टैरिफ्स के बारे में जानेंगे। टैरिफ्स का मतलब सिंपली ये समझिए कि हमारा जो एनर्जी बिल आता है, एनर्जी कंजम्पशन जो हम लोग करते हैं, तो पर्टिकुलर हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है अलग अलग टैरिफ्स के अकॉर्डिंग आता है। जैसे हमारा डोमेस्टिक सिस्टम्स के लिए अलग टैरिफ होता है, फिर हमारा कमर्शियल सिस्टम्स के लिए अलग टैरिफ होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अलग टैरिफ होता है। तो टैरिफ जो बनाया गया है, चाहे वो बेस लोड सिस्टम के लिए हो या पीक लोड सिस्टम्स के लिए हो, तो टैरिफ सिस्टम्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। टैरिफ सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल टैरिफ आखिर होता क्या है। फिर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ द टैरिफ्स के बारे में जानेंगे, टैरिफ्स इन द फोर्सेस ऑफ द डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में जानेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हमारा क्यों जरूरी है। पहले तो पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे, पावर फैक्टर आखिर होता क्या है, उसके इंप्रूवमेंट के बारे में जानेंगे, इंप्रूवमेंट हम लोग क्यों करते हैं, कॉजेज ऑफ द लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर होने का क्या कारण है, उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे, लो पावर फैक्टर अगर कम हो तो उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। फिर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय द यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कि स्टैटिक कैपेसिटर क्या होता है और कैसे ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो पावर फैक्टर जो होता है उसके कम होने से, उसके कम हो जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, लो हो जाने से क्या होता है, हाई रहेगा तो क्या बेनिफिट है, क्या क्या इम्प्रूव करने के क्या क्या सा सिस्टम्स का यूज करके हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, किस कारण से पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर लोकेशन ऑफ द कैपेसिटर फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में जानेंगे, लोकेशन ऑफ पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट हमारा क्या होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर हमारा क्या होता है। और ऑटोमेटिक, फिर हम लोग ऑटोमेटिक मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। फिर ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल एंड द डेरिवेशन विद द सिंपल न्यूमेरिकल्स के बारे में इसको कवर करेंगे कि उसका डेरिवेशन करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कि एनर्जी कंजर्वेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्या करते हैं, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इसका, नीड ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। फिर मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस में, इलेक्ट्रिक हीटिंग में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, इल्यूमिनेशन में, ये सभी जगह हम लोग ये पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन हमारा क्या है, कहाँ पर हम लोग कितने मात्रा में एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं और कितने जगह से एनर्जी कंजम्पशन हम लोग करके उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में भी हम लोग जानेंगे। तो इस रिलेटेड हम लोग कुछ रेफरेंस बुक को भी कवर कर लें, कौन कौन सा रेफरेंस बुक हम लोग इस सब्जेक्ट्स के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहले बात करें तो पहला बुक है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोग एच
प्रताप के नाम से जानेंगे, जो हमारा काफ़ी अच्छा बुक है फॉर दिस सब्जेक्ट्स के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, जो हमारा जेबी गुप्ता में आता है, और ये आपका कैटसन पब्लिकेशंस के रूप में हमारा ये बुक आता है। एंड थर्ड टॉपिक जो आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द प्रिंसेस का होता है एस शिवानराजन के बारे में, जो हमारा बुक जो है काफ़ी अच्छा बुक है। तो ये 3 टॉप बुक जो हैं वो काफ़ी सही बुक है, जो हमारा रेफरेंस में आता है, जिसमें हम लोग सबसे अच्छी बुक मानेंगे, जो हमारा टॉपिक्स जो कवर करने के लिए इजी लैंग्वेज में जिसको हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट बुक, जिसको हम लोग जेबी गुप्ता के नाम से जानते हैं। आप तीनों बुक में से कोई भी परचेज कर सकते हैं फॉर दिस सब्जेक्ट्स के लिए, कि आपकी तीनों बुक काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक जो है आपको जेबी गुप्ता में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सिलेबस ओवरव्यू आपको मैंने बताया कि क्या क्या सा टॉपिक आपको किस यूनिट में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एसबीटी सिलेबस। ये जो भी आपका डिस्कस किया गया एसबीटी सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस किया गया, और उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स यूनिट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस सभी टॉपिक्स को मैंने आपको बता दिया, उसके ओवरव्यू को हमने समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 1 में हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करके देखेंगे, और उसमें आप लोग को सभी टॉपिक्स को बाकी बारीकी से और बाकी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि किस कारण से आखिर क्या हो रहा है। आखिर जैसे आपको यूनिट 1 में पढ़ना है इल्यूमिनेशंस के बारे में, तो इल्यूमिनेशन आखिर होता क्या है, इल्यूमिनेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, सोर्सेज ऑफ लाइट आखिर होता क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और सभी टॉपिक्स को हम लोग आसानी से बहुत अच्छे ढंग में, बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझेंगे, और उसको पूरी तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे मिलेंगे तो हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग मिले, और काफ़ी सिलेबस को ओवरव्यू किया गया, और ओवरव्यू में हम लोग पहले ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को काफ़ी पढ़ना था, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को ये देखें कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, और यूनिट 3 में क्या करना है। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक को हम लोग एक एक सिलेबस के एक एक पार्ट को हम लोग ने कवर कर लिया। तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 1 से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।